12 बजने वाले थे कि शाजिया के मोबाइल की घंटी बजी। इसने मोबाइल उठाया और चौंक गई। कॉल हैदर की थी। शाजिया ने इसके नाम से इसका नंबर मोबाइल में फीड किया था, इसलिए स्क्रीन पर हैदर का ही नाम दिखाई दिया। हेलो, वो माउथ पीस में बोली। वो हैदर पर जाहिर नहीं करना चाहती थी कि वो इसका नंबर अपने मोबाइल फ़ोन में फीड कर चुकी है। मैं हैदर बोल रहा हूँ। मैंने तुम्हारी नींद तो नहीं हराम की। दरअसल गुलनार ने बताया था कि तुम 12 बजे तक स्टडी करती हो। तो गुलनार ने बताया। हाँ, मैंने पूछा था इससे, ना जाने क्यों इसने ज़रा हिचकिचाहट के बाद बता दिया। इसे ख्याल आया होगा कि मेरी इजाज़त के बगैर नंबर बताया या नहीं। शायद ऐसा ही हो। वो बातें बहुत करती है। 20 मिनट बाद फ़ोन बंद किया। फ़ोन इसी ने किया? हाँ, हैदर ने कहा। फ़ोन करने की वजह उसने ये बताई कि मुझे इसका नंबर मालूम हो जाए। तो फिर इतनी देर क्या बातें करती रही? शाजिया ने मुस्कुराकर पूछा। मुझसे मेरे बारे में तफसील मालूम करती रही। और तुमने मुझे फ़ोन क्यों किया है? जो कुछ गुलनार को बताया था वही तुमको बताना चाह रहा हूँ। वजह कल बताऊँ? क्या हम कल किसी जगह मिल सकते हैं? शाजिया खुश हो गई। हैदर को इसने बहुत पसंद किया था, लेकिन वो गुलनार की तरह अल्ट्रा मॉडर्न लड़की नहीं थी कि तेजी से आगे बढ़ती। कल? शाजिया ने सोचते हुए कहा। कॉलेज के बाद किसी जगह मिला जा सकता है। मैं गुलनार से मशवरा करके फ़ोन पर तुम्हें बता दूंगी। हरगिज़ नहीं, हैदर जल्दी से बोला। गुलनार को तो इसकी मुलाकात की हवा भी ना लगे। क्यों? इसकी वजह भी कल बताऊंगा। शाजिया हंसी। हर बात में कल। मुलाकात की जगह बताओ, हैदर ने कहा। वो वक्त ऐसा है कि रेस्टोरेंट अमूमन भरे हुए नहीं होते। ऐसी ही जगह मिला जाए तो बेहतर होगा। रेस्टोरेंट का नाम भी बताओ। शाजिया ने एक ऐसे रेस्टोरेंट का नाम बताया जो कॉलेज से 10 मिनट की ड्राइव पर था। फिर इसने कहा, मैं फ़ोन करके बता दूंगी कि कॉलेज से किस वक्त निकल रही हूँ। ठीक है, मैं अब फ़ोन बंद कर रहा हूँ। बाय। दूसरी तरफ से रब्ता उनका हो गया। शाजिया ने बिस्तर पर लेटते लेटते कॉल रिसीव की थी। वो लेटते लेटते गुलनार और हैदर के बारे में सोचने लगी। हैदर से गुलनार का इतनी जल्दी बेतकल्लुफ़ हो जाना इसके लिए किसी ताज्जुब की बात नहीं थी। गुलनार जब भी किसी को पसंद करके से अपना दोस्त बनाती तो फ़ौरन इसके बहुत करीब भी हो जाया करते। क्लबों की डांसिंग पार्टीज़ में भी इसके साथ अपने लेकर जाती। थोड़ी बहुत ड्रिंक भी कर लेती। दोस्तों के लिए वो बहुत अच्छी दोस्त थी। शाजिया ने इसकी मगरब ज़दगी इसलिए नज़रअंदाज कर रखी थी कि वो इसकी दानिश में बहुत अच्छी दोस्त थी। इसका ख्याल था कि अल्ट्रा मॉडर्न घरानों की शायद सभी लड़कियां ऐसी होती हैं। इनके घरों में शराब पी जाती है, इसलिए वो भी पीने लगी है। लेकिन गुलनार में ये एक बेहतर बात थी कि पीने के मामले में वो इत्तेदाल का दामन हाथ से नहीं छोड़ती। इस वक्त शाजिया के लिए गौरतलब बात यह थी कि हैदर ने अपने बारे में गुलनार को फ़ोन पर सब कुछ बता दिया था, लेकिन इसे बताने के लिए मुलाकात ज़रूरी समझी थी। गौरतलब अमर यह भी था कि इसकी शख्सियत में ऐसी क्या बात थी जो दूसरों के लिए कोई मानी रखती हो। इन्हीं हालात में उलझी उसे नींद आ गई। दूसरे दिन कॉलेज में इसकी मुलाकात गुलनार से हुई। क्या हैदर ने फ़ोन किया था तुम्हें? इसने पूछा। हाँ, तुमने ही तो दिया था इसे मेरा नंबर। रात को ही फ़ोन कर डाला इसने। हाँ, क्या बातें हुई? मैं फ़ोन पर ज़्यादा कुछ बातें करना पसंद नहीं करती, इसलिए अगर वो मुझसे कुछ कहना चाहता था तो मैंने इसे इसका मौका ही नहीं दिया। ज़रा देर आम किस्म की गपशप रही बस। नाइस मैन। गुलनार ने हैदर पर तबसरा किया। क्लास शुरू होने का वक्त था, इसलिए दोनों में ज़्यादा बात नहीं हो सकी। फिर वक्फे में शफीक और 2 लड़कियां भी साथ थीं, इसलिए हैदर को मौजूद गुफ्तगू नहीं बनाया जा सकता। कॉलेज के हाथ में पर गुलनार ने शाजिया को उजलत में देखा तो पूछ बैठी, क्या घर पर कोई खास प्रोग्राम है जो आज इतनी जल्दी में हो? कुछ ऐसा खास भी नहीं है। डैडी के 2 दोस्त अपनी बीवियों और बेटियों के साथ आ रहे हैं। उनकी बेटियों की वजह से मुझे भी जल्दी बुलाया गया है। ओके जान, रात को फ़ोन पर बात होगी। मैं तो अभी लाइब्रेरी जाऊंगी। इस तरह वो दोनों जुदा होगी। शाजिया ने सीढ़ियाँ उतरते हुए हैदर को फ़ोन किया। मैं अब निकल रही हूँ, 10 मिनट में पहुँच जाऊंगी। मुझे मुंतज़िर पाओगी। शाजिया ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। वो बेखबर रही कि इसके पीछे गुलनार बहुत तेज़ी से आई। कुछ कहना होगा इसे, लेकिन 10 मिनट की बात सुनकर वो शाजिया के करीब नहीं गई। इसके दिमाग में ये सवाल ज़रूर उठा था कि शाजिया के घर का रास्ता तो 20 मिनट का था। शाजिया अपनी कार में बैठकर तयशुदा रेस्टोरेंट की तरफ रवाना होकर 10 मिनट में वहाँ पहुंच गई। हैदर वहाँ वाकई पहले से मौजूद था। वक्त की पाबंदी कामयाबी की ज़बान से होती है। इसने मुस्कुराते हुए कहा। फिर पूछा, क्या लेना पसंद करोगी? तुम्हारा मंतज़र था इसलिए कोई आर्डर नहीं किया। मुझे यहाँ की फ्राई फिश बहुत पसंद है, शाजिया ने कहा। हैदर ने वेटर को बुलाकर फ्राई फिश के अलावा 2-3 और भी चीज़ों का आर्डर दिया। फिर शाजिया से मुखातिब हुआ। तुम हैरान होगी कि मैंने तुमसे मुलाकात करना चाहिए। हाँ, कुछ हैरत की बात तो थी, और हैरत इसलिए हुई कि तुम मुझसे वही बातें करना चाहते हो जो फ़ोन पर गुलनार से कर चुके हो। गुलनार में और तुम में बहुत फ़र्क है, ये मैंने कल ही महसूस कर लिया था। वो मॉड है और तुम में हाथ तक मशरकियत पाई जाती है। गुलनार ने कति बेझिझक होकर मेरा फ़ोन नंबर मालूम कर लिया, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। शाजिया मुस्कुराई। सिर्फ इस बात से फ़र्क महसूस कर लिया, मैं अपनी दूसरी बुराइयों के साथ साफ गोभी हूँ। मैंने महसूस कर लिया था कि मेरे लिए तुम्हारी आंखों में पसंदीदगी की कैफियत थी। शाजिया कुछ सिटपटाई। हैदर की बात बिल्कुल दुरुस्त थी। वो कहता रहा, तुम भी मेरा फ़ोन नंबर मांगना चाहती थी, लेकिन अपने मशरकी मिजाज की वजह से ऐसा नहीं कर सकी। बताओ, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? बोलते रहो। शाजिया मुस्कुराई। बोलते हुए अच्छे लग रहे हो। यहाँ भी तुमने मेरी बात का जवाब ना देकर अपने हिजाब का सबूत दिया है। खैर, मैं अपने सवालात के जवाब पर इसरार नहीं करूँगा। इसरार करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि मैंने जो कुछ कहा गलत नहीं कहा। शाजिया खामोश रहकर इसी के बोलने के मुंतज़िर रही। अच्छा, एक बात बताओ। फिर वो बोला, अगर मैं मुलाकात के लिए तुम्हें अपने घर पर बुलाऊं तो क्या तुम आ जाती? शाजिया के दिमाग में जवाब मौजूद था, लेकिन फौरी तौर पर बोल ना सकी। ये तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा, हैदर बोला। शाजिया ने एक तवील सांस ली और फिर कहा, मैं इतराफ़ करूंगा कि तुम मुझे कल ही अच्छे लगे थे। जिसे मुलाकात कहा जाता है वो आज हमारी पहली मुलाकात है। कल तो बस एक तारुफ था, मतलब ये कि अभी तो ठीक से जानती नहीं हूँ। अगर तुम मुझे अपने घर पर बुलाते तो मैं टाल देती। मुझे इसी जवाब की तवक्को थी, और मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर मैं गुलनार को अपने घर पर बुलाऊँ तो यकीनन वो आ जाएगी। हाँ, यकीनन वो बहुत बेझिझक है।
انہی باتوں کی وجہ سے میں نے تم دونوں کے مزاج میں بہت تضاد پایا ہے، لیکن تم دونوں دوست ہو۔ اس کی صرف ایک وجہ ہے، دوست کو اگر اسے دوست سمجھنا چاہو تو اس کے اعمال سے کوئی غرض نہیں رکھنا چاہیے۔ معاف کرنا، یہ محض کتابی بات ہے۔ انسان کے اعمال ہی تو سب کچھ ہوتے ہیں۔ میرے کچھ اعمال ایسے ہیں جنہیں تم نظر انداز نہیں کر سکو گے، کیونکہ میں نے محسوس کیا ہے کہ تم نے مجھے پسند کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے اس احساس کو شروع ہی سے دبا دو، قتل کر دو اس جذبے کو جو تمہارے دل میں میرے لیے پیدا ہوا ہے۔ تم غیر معمولی باتیں کرتے ہو، تمہیں یہ غیر معمولی ہی لگتی ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے دوست بنانے کا خیال بھی ذہن سے جھٹک دو۔ آج کی ملاقات کو آخری ملاقات سمجھو۔ شازیہ ہنسی، یہ اور زیادہ عجیب بات کہی تم نے۔ کیا یہ بات گلنار سے بھی کہی تھی؟ اس سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں، میرے ایوب اس کی نظر میں ایوب ہی نہیں ہے۔ آخر کیا عیب ہے تم میں؟ میں تو خیر انہیں عیب نہیں سمجھتا، لیکن تم جیسے سوچ رکھنے والے سے عیب سمجھیں گے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ میں بہت شراب پیتا ہوں۔ شاید یہ پھر ہنسی۔ آج کے زمانے میں ایک طبقہ ایسا کوئی بری بات نہیں سمجھتا۔ گلنار بھی اعتدال سے شراب پیتی ہے، لیکن میری دوست ہے۔ عورت اور مرد کی شراب نوشی میں فرق ہے۔ گلنار کی شراب نوشی اگر زیادہ بھی ہو تو بھی تمہارے لیے کسی اعتبار سے نقصان دہ ثابت نہیں ہو سکتی، لیکن مرد کی شراب نوشی عورت کے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ یقیناً میرا اشارہ تم سمجھ گئی ہوگی۔ میں کبھی کبھی اپنا دھیان بٹانے کے لیے جوا بھی کھیلتا ہوں۔ کس بات سے دھیان ہٹانے کے لیے؟ حیدر نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کچھ افسردہ نظر آیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، ویٹر وہ سب کچھ لے آیا جو اس نے آرڈر دیا۔ لو، حیدر نے اپنا موڈ بدلا۔ مزید باتیں کرنے سے پہلے کچھ کھا پی لیا جائے۔ کھانے کے دوران بھی باتیں جاری رہ سکتی ہیں۔ مجھے اب جو کچھ کہنا ہے وہ کھانے کے دوران نہیں کہہ سکوں گا۔ شازیہ نے اس پر بحث نہیں کی۔ اس نے حیدر کو اداس ہوتے ہوئے دیکھ لیا، اور جب آدمی اداس ہو جائے اور اسی کی باتیں کرنے لگے تو پھر وہ کچھ کھا بھی نہیں سکتا۔ شازیہ سوچتی رہی کہ حیدر کی زندگی میں کوئی دکھ ضرور ہے۔ کھانے پینے کے دوران حیدر اس سے کالج اور کالج کے ماحول کی باتیں کرتا رہا، جس کا مقصد وقت گزاری کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر جب کھانے پینے کا دور ختم ہوا اور ویٹر نے میز صاف کر دی تو شازیہ نے استفہامیہ نظروں سے حیدر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم کچھ بتانے والے تھے؟ ہاں۔ حیدر پھر اداس ہونے لگا۔ پہلے میں شراب نہیں پیتا تھا، لیکن اب اتنی پیتا ہوں کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہ تو انتہا درجے کی شراب نوشی ہے جو پھیپھڑوں کو بھی چھلنی کر سکتی ہے، بلکہ کرتی ہے۔ شازیہ نے تشویش زدہ لہجے میں کہا، زندگی سے کوئی دلچسپی ہی نہیں رہی۔ حیدر کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ نظر آئی۔ مگر کیوں؟ تم نے بتایا ہے کہ پہلے نہیں پیتے تھے، پھر کیوں پینے لگے؟ ایک سانحہ پیش آ گیا تھا زندگی میں، اسے بلانے کے لیے پینا شروع کر دی۔ ابتدا 2-3 پیک سے ہوئی جو بڑھتی رہی۔ میں وہ سانحہ بلا دینا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے میرے دل میں شاید زہم ہو گئے ہیں۔ ایسا کیا سانحہ تھا؟ شازیہ نے پوچھا۔ یہ میں کسی کو بھی نہیں بتاتا، اس نے مجھے زندہ لاش بنا دیا ہے۔ جب میں لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہوں تو اپنا غم چھپانے کے لیے ہنستا مسکراتا ہوں، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں کوئی جرم کر رہا ہوں۔ مجھے اب ہنسنے مسکرانے کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ میں تو مر جانا چاہتا ہوں شازیہ، مر جانا چاہتا ہوں۔ حیدر کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ تم کو بتا رہا ہوں کہ میری زندگی ایک سانحے سے گزر چکی ہے۔ یہ میں نے گلنار کو بھی نہیں بتایا، صرف یہ بتایا کہ میں شراب پیتا ہوں، جوا کھیلتا ہوں، ایک اخبار کے لیے کالم لکھتا ہوں۔ آج کل اخبار کون پڑھتا ہے؟ سب کچھ نیٹ پر مل جاتا ہے۔ پھر بھی کچھ لوگ پڑھتے ہیں، اگر نہ پڑھیں تو اخبار چھپنا ہی بند ہو جائے۔ دھیرے دھیرے بند ہو ہی رہے ہیں، لیکن بات کہیں سے کہیں نکل گئی۔ تم شراب اس لیے پیتے ہو کہ اپنا غم بلا سکو، ہاں، لیکن تم بلا نہیں سکتے۔ وہ تمہیں اس وقت بھی یاد ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ جب تم شراب پیتے ہو اس وقت بھی وہ تم بول نہیں پاتے۔ شراب سے زخم منتقل نہیں ہوتے اور گہرے ہو جاتے ہیں۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ حیدر نے رومال نکال کر اپنی آنکھوں پر رکھا اور پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولا، اس وقت تو ان زخموں میں اتنی ٹیسیں اٹھتی ہیں کہ میں رو پڑتا ہوں، اس لیے اتنی زیادہ پیتا ہوں کہ ہوش نہیں رہتا اور سو جاتا ہوں۔ کب تک سو سکتے ہو؟ جاگنے پر پھر سب کچھ یاد آ جاتا ہوگا۔ شراب کسی غم کا علاج نہیں ہے حیدر۔ شازیہ اس سے ہمدردی محسوس کر رہی تھی۔ اس ہمدردی کے لیے بعد میں یہ بات بھی تھی کہ اسے گزشتہ روز حیدر اچھا لگنے لگا تھا۔ ہاں۔ حیدر نے رومال آنکھوں سے ہٹاتے ہوئے سانس لی اور بولا، شراب بھی اس غم کو ختم نہیں کر سکتی۔ تو پھر شراب پینا چھوڑ دو، زندگی کی طرف آ جاؤ جو تمہیں بہت سی خوشیاں دے سکتی ہے۔ یہ تم نے کتابی بات کہی ہے۔ جنہیں کوئی غم نہ ہو اور دوسروں کے غم اس کی کیفیت کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ میں تمہیں اس لیے سب کچھ بتا رہا ہوں کہ تم مجھے دوست بنانے کا خیال ذہن سے نکال دو۔ اگر میں نہ نکالوں تو؟ شازیہ مسکرائی، تو میری شراب نوشی تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ کیا گلنار کو نہیں پہنچا سکتی؟ دنیا کی ہر لڑکی کو نقصان پہنچا سکتی، لیکن میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا اگر میری وجہ سے تمہیں کوئی نقصان پہنچا۔ مجھ میں ایسی کیا خصوصیت ہے؟ شازیہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ حیدر کی بات کا مطلب سمجھ گئی تھی۔ میں نہیں سمجھتا کہ تم میں کیا خصوصیت ہے، لیکن میں تمہیں بات پوری کرو، شازیہ بےتابی سے بولی۔ حیدر نے ویٹر کو بل لانے کا اشارہ کیا اور بڑبڑایا، اب ہمیں اٹھنا چاہیے۔ میں نے کہا نا اپنی بات پوری کرو، شازیہ بولی۔ نہیں کر سکتا، یا یہ کہہ لو کہ کرنا نہیں چاہتا۔ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ وہ دونوں اس بات سے بے خبر تھے کہ کسی آڑ سے گلنار ان کو دیکھ رہی تھی اور اس کے چہرے سے کبیدگی ظاہر ہو رہی تھی۔ اس نے کسی طرح سر ہلایا جیسے کہہ رہی ہو دیکھ لوں گی، لیکن یہ وہی بتا سکتی تھی کہ وہ کسے دیکھنا چاہتی ہے، حیدر کو یا شازیہ کو۔ حیدر نے شازیہ کو جواب دینے کے بجائے سرحد سے ویٹر کو بل ادا کیا اور اٹھتا ہوا بولا، آپ چلنا چاہیے، میں تم سے اور باتیں کرنا چاہتا۔ میں نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے کہا نا اپنے دماغ سے میری دوستی کا خیال نکال دو۔ یہ آج ہماری پہلی اور آخری ملاقات تھی، میں ایسا نہیں سمجھنا چاہتی، تو پھر پچھتاؤ گی، حیدر نے کہا اور شازیہ کے اٹھنے کا انتظار کیے بغیر دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ نہیں حیدر، شازیہ نے اپنے دل سے کہا، کل تمہیں دیکھ کر میرے دل میں جو جذبات پیدا ہوئے آج کی ملاقات نے انہیں اور گہرا کر دیا۔ تم نے جو بات پوری نہیں کی وہ میری سمجھ میں آ گئی ہے۔ اب میرے لیے یہ آسان ہو گیا کہ تمہاری شراب سے جان چھڑاؤں اور تمہیں زندگی کی طرف واپس لاؤں۔ وہ سوچ میں ڈوبی ہوئی اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ بختاور، سعید اور ان کے 2 بچے شام کی چائے پی رہے تھے۔ سعید دونوں بچوں سے چھیڑ چھاڑ بھی کر رہا تھا۔ بختاور بہت سنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ سعید اسے مخاطب کرتے ہوئے بولا، بچوں کے لیے جو کھلونے لایا ہوں وہ تم نے دیکھ لی ہیں، ذرا سوٹ کیس کھول کر تو دیکھتی۔ میں نے بتایا تھا کہ تمہارے لیے 3 بہت قیمتی ساڑیاں لایا ہوں۔
पहले भी लाते रहते हैं, ये भी देख लूँगी, मुझे साड़ियों से नहीं आपसे दिलचस्पी है। तो मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ जानेमान, भागे ही तो रहते हैं, दोपहर की फ्लाइट से आए थे और शाम की फ्लाइट से जा रहे हैं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, मेरा काम बढ़ता जा रहा है, आमदनी बढ़ रही है। मैं इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूँ कि इन बच्चों के मुस्तकबिल का ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बंदोबस्त हो जाए। बच्चे बच्चे बच्चे, बख्तावर झंझला सी गई। मैं तो जैसे कुछ हूँ ही नहीं, तुम तो हो, सभी कुछ हो और बच्चे भी हैं। मैं जो कुछ कर रहा हूँ इसमें तुम्हारी बेहतरी है। ड्राइविंग तुम सीखती नहीं हो, वरना कार का बंदोबस्त कर चुका होता। कार चलाने में मुझे तस्कीन नहीं मिलेगी, आप भी साथ हो तो कुछ अच्छा लगे। मैं समझ गया, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दूँ, इसके लिए कुछ सब्र करो। मैं इतने पैसे जमा कर लेना चाहता हूँ कि अपनी एक एजेंसी खोलूँ, फिर ट्रैवल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ेगा। ये सुनते सुनते तो मेरे कान पक गए हैं। एजेंसी कायम करने के लिए ज़्यादा रकम जमा करने की जरूरत है। मुझे तो अब पैसे के नाम से भी जलन होने लगी है। सईद हंसा और बच्चों से माते होते बोला, तुम तो मुझे खूब पैसे मांगते रहते हो, लेकिन तुम्हारी वालिदा साहबा को पैसों के नाम से जलन होती है। बख्तावर खिसियाकर उठी और कमरे में जाकर लेट गई। शाम की फ्लाइट सही चला गया। बख्तावर ऐसा खाना पका रही थी जिसे बच्चे ज़्यादा शौक से खा सकें। बच्चों को खिला पिलाकर इन्हें स्कूल का काम करते छोड़कर वो खिड़की के पास आ गई और इसके पट खोले। जफर अपनी खिड़की खोले स्टडी में मसरूफ था। बख्तावर ने अपना मोबाइल पर इससे रब्ता किया और बताया कि शाम की फ्लाइट से सईद फिर चला गया है, अब तुम आ सकते हो। इसने जफर से कहा, अच्छा आज मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी आ जाओ। भाईजान से कहूंगा कि कॉलेज की किताब लेने अपने एक दोस्त की तरफ जा रहा हूँ। कब तक आओगे? बख्तावर ने बेचैनी से पूछा। 10 बजे तक आने की कोशिश करूंगा। आज तो बस आ ही जाना, मैं बेसब्री से तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैंने कहा ना, पूरी कोशिश करूंगा। हाँ एक बात तो मुझे बताओ, ये मुझे पहले ही दिन पूछ लेना चाहिए था। ये डर है कि कोई मुझे देख ना ले। चौकीदार तो अफ्यूनी है, अक्सर ऊँगता रहता है। अपार्टमेंट्स वाले को दूसरा चौकीदार रखने की कोशिश कर रहे हैं और मैं जिस फ्लोर पर हूँ इस पर 3 ही अपार्टमेंट है। मेरे अपार्टमेंट का नंबर 102 है। बाकी 2 अपार्टमेंट्स में से एक चंद दिन से खाली पड़ा है। दूसरे अपार्टमेंट के लोग जल्दी सोने के आदि हैं। इस फ्लोर पर तुम्हें कोई दिखाई भी नहीं देगा। फिर ठीक है, मैं आता हूँ। बख्तावर ने अपनी खिड़की बंद की और बिस्तर पर जा लेटी। इसकी नज़र दीवार गिर कलाक पर थी। वो सोच रही थी कि जफर आ पाएगा या नहीं। 10 बजने में चंद मिनट बाकी थे कि जब इसने जफर को फ़ोन करके पूछा रवाना हुआ या नहीं। 1 मिनट बाद तुम्हारे दरवाजे पर हूँगा। बख्तावर खुश हो गई और जल्दी से बैरूनी दरवाजे पर पहुंची। इसने दरवाज़ा थोड़ा सा खोल दिया ताकि जफर को कॉल बेल ना बजाना पड़े। फिर जफर को देखते ही इसने दरवाज़ा पूरा खोल दिया। जफर हिचकिचाता हुआ अंदर आया। बख्तावर ने जल्दी से दरवाज़ा बोल्ट किया और जफर का हाथ पकड़कर बोली, आओ। वो इसे अपने कमरे में ले गई और इसे बिस्तर पर बिठाकर खुद भी इसके करीब बैठ गई। जफर थोड़ा सा सिरकता हुआ बोला, अब बताओ मसला क्या है? बरसों से तन्हाई का अज़ाब भुगत रही हूँ। शोहर साहब को पैसे कमाने के लिए शहर घूमने से फुर्सत नहीं मिलती। अभी घर में रुकते भी हैं तो बस 1-2 दिन के लिए। आज तो दोपहर को आए और शाम की फ्लाइट से वापस चले गए। मुझसे कोई दिलचस्पी नहीं। ये 2 बच्चे भी ना जाने कैसे पैदा हो गए हैं। हाँ, जफर चौंका। बच्चे कहाँ हैं? बड़े को तो मैंने ज़बरदस्ती आदत दिलवाई कि वो मुझसे अलग कमरे में सोया करे। दूसरा इसकी हिरस में इसके साथ सोने लगा। 10 बजे तो वो सो जाते हैं स्कूल का काम करके। मैंने जानबूझकर इन्हें अलग किया है। शोर की बेइतनाई से तंग आकर मैं बिल्कुल ही तनहा पड़ी करवटें बदलती रहती हूँ। तो तुम्हारी डिप्रेशन का सबब तन्हाई है। ये खुद एख्तियार की हुई तन्हाई है, इसलिए मैं खुद को सजा दे रही हूँ। मैं समझा नहीं। मैंने आखिरकार इस शख्स से शादी की होगी तो क्या इस मेरा मतलब है? जफर बात मुकम्मल करते हुए हिचकिचाया। तुम गलत समझ रहे हो। बख्तावर ज़हीन थी। 2 बच्चे हैं मेरे। मैं तलाक लेने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तुम मेरी तरफ देखकर बात क्यों नहीं करते? तुमने लिबास ही ऐसा पहन रखा है। आदत है मेरी, बिस्तर पर लेटने से पहले नाइटी पहन लेती हूँ। अपने डिप्रेशन के बारे में मुझे बताओ। बता चुकी हूँ, तन्हाई ही मेरे डिप्रेशन का सबब है। बख्तावर ने अपनी कमर पर बंदी बेल्ट खोल दी। देखो, मेरा ये मुतनासिब जिस्म ऐसा है कि मेरा शोर मुझसे बेइतनाई बरते। इसके खुले हुए जिस्म को देखते ही जफर बौखला कर खड़ा हो गया। बख्तावर ने इसका हाथ पकड़ कर खींचा। क्या तुम्हें भी मेरा खूबसूरत जिस्म अच्छा नहीं लगा? ये बात नहीं, दरअसल देखो इसका गुदास। बख्तावर ने जफर के दोनों हाथ अपने जिस्म पर रख लिए। इस वक्त जफर का जिस्म यकीनन सनसना गया होगा। इसने अपने हाथ खींचने की कोशिश की तो बख्तावर ने इसे धक्का देकर बिस्तर पर गिरा लिया कि इसकी टांगें सिर्फ नीचे लटकती रह गई। बस तुम ही मेरा ये डिप्रेशन खत्म कर सकते हो, बख्तावर ने कहा और कुछ ऐसी हरकतें की कि जफर अपने जज्बात की बराफगी पर काबू ना रह सका और बख्तावर ने इसे अपना खिलौना बना लिया। तीसरे पहर का वक्त था। डॉक्टर जलाल बुख्तियारी ड्राइंग रूम में बैठे शाजिया को तालीम के बारे में लेक्चर दे रहे थे। शाजिया की वालिदा भी मौजूद थी। तालीम पर बात करते करते उन्होंने शाजिया से पूछा, तुम्हारा दोस्त भी पढ़ाई में बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन आजकल कुछ परेशान और खोया खोया सा था, आखिर क्यों? खुदा जाने डैडी, शाजिया ने कहा। हाँ, आजकल वो कुछ मुख्तलिफ नजर आ रहा है। शफीक, गुलनार और मैं इसके बहुत अच्छे दोस्त हैं। हमारी तरफ इसने रूह ही नहीं किया, बस पढ़ाया और निकल आया कॉलेज से। मैं अभी सोच रही थी कि इसे फ़ोन करके पूछूं। जब वो तुम्हारा इतना करीबी दोस्त है तो पूछना चाहिए तुम्हें। तेजी से करीब आते हुए कदमों की आवाज़ों ने इन्हें चौंकाया और फिर आने वाले को देखकर तीनों खड़े हो गए। तुम? जलाल बुख्तियारी के मुंह से निकला। जी। मुलाजिम कहाँ मार गए हैं? जलाल बुख्तियारी अपनी बीवी पर बिगड़े। किसी ने इसे अंदर आने से रोका क्यों नहीं? वो मुझे दानियाल को जो इसी से घर आया था कैसे रोक सकते थे? कुछ पैसों की जरूरत पड़ी है क्या? जलाल बुख्तियारी ने सर्द लहजे में कहा। पैसों की जरूरत पड़ती तो मैं कहीं और भीख मांग लेता। आपके दरवाजे पर मैं सिर्फ ये बताने के लिए आया हूँ कि डॉक्टर साहब, माँ अब कुछ दिन के मेहमान रह गई हैं और ये दुनिया छोड़ने से पहले एक बार आपको देखना चाहती हैं। मुझसे ताल्लुक खत्म हो चुका है तुम लोगों का। जलाल बुख्तियारी ने सर्द लहजे में कहा। शाजिया ने बेचैनी से पहलू बदला। मैं भी आपसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। मैं सिर्फ माँ की ख्वाहिश का एहतराम किया है जो यहाँ आया हूँ।
वक्त ज़ाया किया तुमने अपना, बेहतर है जवाब सुन लिया आपका, अब मैं जा रहा हूँ। इसने वापस मुड़ना चाहा। भैया, शाजिया बेचैनी से बोली। मैं भैया नहीं हूँ तुम्हारा, दानियाल ने तेज लहजे में कहा। तुम डॉक्टर जलाल बख्तियारी की बेटी हो और मैं दानियाल हूँ, सब इंस्पेक्टर दानियाल। अभी तुम सुन चुकी हो। डॉक्टर साहब हमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। वो जाने के लिए तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। भैया को रोकिए डैडी। शाजिया तेजी से जलाल बख्तियारी के करीब गई। कोई नहीं है तुम्हारा भैया, जलाल बख्तियारी ने बिगड़ कर कहा। तुम मेरी इकलौती बेटी हो। जलाल बख्तियारी की बीवी का चेहरा सपाट नजर आ रहा था। मम्मी, शाजिया रोती हुई इनसे जा लिपटी। वो कुछ बोले बगैर शाजिया की पीठ थपकने लगी। जलाल बख्तियारी तेजी से चलते हुए घर के अंदर चले गई। मैं भैया के घर जरूर जाऊंगी मम्मी, शाजिया सिसकियां लेते हुए बोली। अपने बाप के मिजाज का ख्याल रखना। शाजिया एक सोफे पर गिर कर अपनी आंखें खुश करने लगी। जफर गुज़श्ता रात से ही परेशान था। जो कुछ रात को हुआ था इसमें एक फ्रिक वो भी था, लेकिन इसमें इसकी मर्जी शामिल नहीं थी। बख्तावर ने हथकंडे ही ऐसे इस्तेमाल किए थे कि इसे अपने बिखरे हुए जज्बात को दबाने का मौका ही नहीं मिल सका। बाद में वो वहाँ से बहुत जल्दी भागा, जबकि बख्तार की कोशिश थी कि इसे 1.5-2 घंटा और रोके। घर आकर भी जफर बेसुकून रहा। आखिर ये क्या हुआ? इसके सान गुमान में भी ना था कि बख्तावर इस किस्म की औरत साबित होगी जो अपने शोहर की बेतनाई का अजाला करने के लिए किसी से भी जिस्मानी ताल्लुकात कायम कर सकती है। घर पहुंचने के बाद जब बख्तावर की कॉल भी आई, इसने कहा तुम्हारी वजह से मेरा डिप्रेशन बहुत जल्द कम हो जाएगा। बहुत सुकून मिला है मुझे, बड़ी अच्छी नींद आ रही है। तुम ही मेरे डिप्रेशन का इलाज हो, अब तुम सो जाओ। इसने फोन पर जफर की परेशानी और बढ़ा दी। बख्तावर की बात से साफ जाहिर हो रहा था कि वो इसे बुलाती रहेगी। इस तरह इसकी तालीम का खर्च होता रहेगा। वो अपनी माँ की यह ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकेगा कि इम्तिहान में अच्छी पोजीशन हासिल करे। दूसरे दिन कॉलेज में इसका ध्यान बटा रहा, पढ़ाई में दिल ना लग सका। फिर इस वक्त इसकी हालत और खराब हो गई जब कॉलेज से रवानगी के वक्त वो अपनी बाइक स्टार्ट करने ही वाला था कि इसी वक्त बख्तावर की कॉल आ गई। क्या तुम मुझे हर वक्त परेशान करती रहोगी? जफर झंझला गया। परेशान हो रहे हो तुम? अच्छा मैं समझी, अपने भाई की वजह से घबराहट का शिकार थे तुम। जब इसकी घबराहट पर काबू पा लोगे तो मेरे खूबसूरत जिस्म के दीवाने रहने लगोगे, हर वक्त मेरे पास रहना चाहोगे। रात को भी तुम अपने भाई की वजह से बेबस रहते हो, इसलिए मुझे ख्याल आया कि दिन ही में आ जाया करो। कॉलेज से अपने घर आने की बजाय मेरे पास आ जाया करो। इस वक्त आ जाओ। मैं नहीं आ सकता, भाईजान ने कुछ चीजें मंगवाई हैं इसलिए खरीदारी करनी है। ये मजबूरी है तो रात को ही आ जाना। बख्तावर ने कहा मैं अब तुमसे रोजाना मिले बगैर नहीं रह सकती। बेहतर होगा कि तुम मुझे भूल जाओ। मैं अब तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगा। मेरी तालीम का खर्च हो रहा है। मैं हर सूरत अपनी मांग की ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ कि मैं अच्छी पोजीशन के साथ पास हूँ। तो स्टडी करने का वक्त बढ़ा दिया करो ना। मैं कह चुका हूँ ना क्या मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। इस सूरत में तुम नुकसान उठाओगे। बख्तावर ने सच लहजे में कहा मुझे क्या नुकसान हो सकता है तुमसे? अगर तुम आज की रात मेरे पास ना आए तो कल तुम्हारे भाई से मिलूंगी, इन्हें अपना मोबाइल दिखाऊंगी। तुमने मुझे जितने फोन किए हैं वो सब मेरे मोबाइल में मौजूद है। मैं तुम्हारे भाई को बताऊंगी कि तुम मुझे फोन पर परेशान करते हो, मुझसे जिनसी बातें करते हो। इस धमकी के बाद जफर को अपने पैरों तले जमीन निकलती हुई महसूस होने लगी। बख्तावर हंसी। अब तुम जरूर आओगे, सोचूंगा। जफर की आवाज बर्रा गई। सोचोगे और खुद को मेरे पास आने के लिए मजबूर पाओगे, बख्तावर ने कहा और राब्ता मुनक़ता कर दिया। सोचूंगा कहते हुए जफर के दिमाग में ये बात थी कि वो इस आफत की पुरकाला से निजात हासिल करने के लिए क्या कर सकता है। इसे हर कीमत पर अपनी मां की ख्वाहिश का एहतराम करना था। बाजार से कुछ खरीदारी करने के बाद वो घर पहुंचा। शाम को इसने बख्तावर को फोन किया। कल रात की तरह मैं आज रात 10 बजे नहीं बल्कि इससे पहले आने की कोशिश करूंगा। खुशी हुई तुम्हारा जवाब सुनकर। बख्तावर ने हंसकर कहा दोपहर को तो तुम्हारा मूड बहुत अखड़ हुआ था, कुछ और सबब थे इसके। मैं अभी जरा देर के लिए सोया था और तुम मुझे ख्वाब में नजर आई। महसूस हो रहा है कि मैं तुमसे दूर नहीं हो सकता। मेरा जिस्म है ही ऐसा। बदकिस्मती से मेरे शोहर हैं कि जिन्हें मेरी कदर नहीं। मैं हफ्ते में कोई ऐसा दिन भी निकाला करूंगा कि तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त गुजार सकूं। ये तो मेरे दिल की बात कही है तुमने। अब मेरे भाई से मिलने की बात कभी ना करना। अरे वो तो ऐसे ही कह दिया था, तुम नहीं आओगे तब भी उनसे नहीं मिलूंगी, तुम ही को मनाने की कोशिश करूंगी। जफर बात खत्म करके सोचने लगा कि बख्तावर का जिस्म वाकई बहुत पुरकशिश है। कोई भी इसका दीवाना हो सकता था। मालूम नहीं कि वो 2 बच्चों की माँ है। बहुत कसा हुआ जिस्म था उसका। शोर की बेतनाई के सबब वो अपने जिस्म की आग बुझाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। रात को उसने दानियाल से कहा मेरा एक दोस्त का वालिद का इंतकाल हो गया है, अभी मैसेज मिला है, अगर आप इजाजत दे तो हो जरूर जाओ ऐसे मौकों पर। दानियाल ने कहा कल तदफीन में भी चले जाना। अब आज तो तदफीन नहीं हो सकती, 10 बजने वाले हैं। इस बहाने जफर को बख्तावर के घर जाने का मौका मिल गया। इसके घर में दाखिल होते बख्तावर ने दरवाजा बोल्ट करके जफर को खुद से लिपटा लिया। पागल कर दिया तुमने मुझे, वो बोली। पता नहीं अगर मैं भी तुम्हारा दीवाना हो गया होता तो अपनी बात पर कायम रहता। नहीं आता। हाँ वो तुम्हारे बच्चे। बख्तावर हंसी। तुमने कहा ना कि जल्दी आ सकते हो, इसलिए मैंने हवा और गोलियों की जरा सी मिकदार आइसक्रीम में मिलाकर इन्हें दी। 9:30 बजे ही सो गए। ये तुमने खूब किया, जफर ने मुस्कुरा कर कहा। बख्तावर इसका हाथ पकड़कर बेडरूम की तरफ जाने लगी। आज भी तुमने नाइटी पहन रखी है, क्या तुम्हें अच्छी नहीं लगी? बहुत अच्छी लगी है आज तो। बिस्तर के करीब पहुंचकर जफर ने एक झटके से इसे आगे किया और इसे चूमने लगा। ओह, बख्तावर ने सिकारी ली, ये बहुत अच्छा लग रहा है, अभी और भी अच्छा लगेगा। जफर ने अपना दायां हाथ पुश्त की तरफ ले आया। पैंट में जो चीज उड़सी हुई थी वो इसने निकाली। वो लंबी छुरी इसने आज हरी दी थी जो इसने पूरी ताकत से बख्तावर के सीने के ऐन दिल के मकाम पर उतार दी। बख्तावर के मुंह से कराह निकली। जफर ने इसके सीने से ही छुरी निकालते ही बिस्तर पर धकेल दी ताकि सारा खून बिस्तर पर जज्ब हो जाए। छुरी भी जफर ने बिस्तर पर फेंक दी। बख्तावर फौरन ठंडी हो गई क्योंकि छुरी ने इसका दिल चीर दिया था। अब जाओ तुम मेरे भाई के पास। जफर ने बड़बड़ाते हुए सरहाने में रखा हुआ इसका मोबाइल फोन उठाया और करीबी सोफे पर इस तरह बैठा जैसे गिरा हो। वो कोई पेशावर कातिल तो था नहीं
کہ قتل کر کے پرسکون رہتا، اس کی سانسیں تیز رفتاری سے چلنے لگی تھی۔ بہتاور سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک ہی صورت اسے نظر آئی تھی، وہ اس پر عمل کر بیٹھا تھا۔ اس کی تیاری اس نے پہلے ہی کی تھی کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس نے دستانے پہن لیے تھے تاکہ چھری کے دستے پر اس کی انگلیوں کے نشانات نہ رہ جائیں۔ بہتاور ظفر کو دوبارہ پا کر اتنی بے خود ہوئی کہ اس نے دستانوں کی طرف دھیان ہی نہیں کیا، ورنہ کوئی سوال ضرور کرتی۔ خود کو بڑی حد تک سنبھالنے کے لیے بھی ظفر کو آدھا گھنٹہ لگا، پھر وہ اٹھا، اس نے بہتاور پر نفرت سے ایک نگاہ ڈالی اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے کرنچ کے جوتے پہنے ہوئے تھے، وہ بھی اس نے آج ہی خریدے تھے۔ اپنے اصل جوتے وہ بغل میں دبا کر لایا تھا، اس نے داخل ہونے سے پہلے دروازے کے قریب رکھ دیے تھے۔ بہتاور اسے بتا چکی تھی کہ اس وقت فلور پر کوئی نہیں دکھائی دیتا۔ اس نے اپنے جوتے اٹھائے اور لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ جوتے اس نے اب بھی بغل میں دبا رکھے تھے۔ لفٹ سے وہ نیچے پہنچا۔ اس رات افیونی چوکیدار اونگتا ہوا بھی نظر نہیں آیا، شاید اس کی فیون ختم ہو گئی تھی اور وہی لینے گیا تھا۔ عمارت سے نکل کر وہ گندے نالے کی طرف بڑھا جو کچھ فاصلے پر تھا۔ وہاں اس نے جو جوتے پہنے ہوئے تھے وہ اتار کر پھینک دیے اور اپنے اصل جوتے دوبارہ پہن لیے۔ پھر بہتاور کا موبائل بھی نالے میں پھینک دیا۔ ادھر ادھر گھومتا ہوا وہ گھر پہنچا۔ آٹومیٹک لاک تھا جس کی ایک چابی اس کے پاس رہتی تھی اور ایک دانیال کے پاس، اس لیے دونوں کو ایک دوسرے کی آمد پر دروازہ کھولنے کے لیے اٹھنا نہیں پڑتا تھا۔ لاؤنج میں اس کے قدموں کی آہٹ سن کر دانیال نے اپنے کمرے ہی سے کہا، آگے ظفر؟ جی بھائی۔ ظفر فوراً ہی اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ پہلا قتل کرنے والا خود پر آسانی سے قابو نہیں پا سکتا۔ ظفر سوچ رہا تھا کہ پوری طرح نارمل اس وقت ہو سکے گا جب بہتاور کے قتل کے معاملے میں پولیس دھیرے دھیرے ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ ایک امکان یہ بھی تھا کہ اس قتل کی تفتیش اس کے بھائی دانیال ہی کو سونپی جاتی کیونکہ وہ اسی تھانے کا سب انسپکٹر تھا۔ اسے کوشش کرنا تھی کہ بھائی کے سامنے نارمل نظر آنے کی کوشش کرے۔ اسے خدشہ تھا کہ دانیال اس پر شک کرے گا، لیکن اسے اب نارمل سی حالت میں دیکھ کر وہ اسے سوال تو کر سکتا تھا کہ وہ کچھ پریشان سا کیوں ہے۔ دوسرے دن کالج میں بھی اس نے نارمل نظر آنے کی کوشش کی۔ وقفے میں گلنار سے پوچھ بیٹھی، کل تمہیں کیا پریشانی تھی؟ کوئی خاص بات نہیں، بس اماں کی طبیعت کچھ زیادہ خراب تھی اور آج کل شازیہ کچھ بجھی سی نظر آ رہی ہے۔ 2 منٹ بعد ہی شازیہ اور شفیق بھی اس سے ملنے آ گئے۔ کیا بات ہے شازیہ؟ گلنار نے کہا، آج تم ہنس مکھ نظر نہیں آ رہی، کبھی کبھی بلا وجہ بوریت سوار ہو جاتی ہے۔ شازیہ کی ہنسی زبردستی تھی اور تم کچھ دن سے کھوئے کھوئے نظر آ رہے ہو۔ گلنار شفیق سے مخاطب ہو گئی، اتنے دن میں پہلی بار مجھ سے یہ سوال کیا گیا ہے۔ شفیق بولا، تو آج پہلی بار ہی بتا دو، میں مایوسی کا شکار ہو گیا ہوں۔ کیسی مایوسی؟ شازیہ پوچھ بیٹھی۔ اس مرتبہ شاید جلدی اسکالرشپ ملنے والا ہے۔ ارے واہ، پھر تو پیشگی مبارکباد۔ اسکالرشپ مجھے نہیں مل رہا جبکہ میں اور ظفر اس کے حقدار ہیں۔ میں تو اس کے بارے میں سوچتا ہی نہیں، ظفر بولا۔ گلنار نے شفیق سے پوچھا، پھر کسے ملے گا؟ کچھ معلوم ہوا ہے کیا؟ معلوم تو نہیں ہوا لیکن شبہ ضرور ہو گیا ہے۔ کیسے؟ شازیہ، شفیق نے اسے مخاطب کیا، تم میری بات کا برا مت ماننا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا شبہ غلط ثابت۔ آج کل تمہارے ڈیڈی کی ایک بہت امیر شخص سے بہت گاڑی چھن رہی ہے اور اس دولت مند شخص کے 2 لڑکے بھی ہمارے کالج میں ہیں۔ شبہ یہی ہے کہ اسکالرشپ ان دونوں کو ملے گا۔ شازیہ نے جواب میں کہا، میں ایسا نہیں سمجھتی کہ ڈیڈی کسی کے دباؤ میں آ کر یہ ناانصافی کر دیں۔ ہو سکتا ہے، شفیق نے ساری لا دیا۔ میں نے کہا نا، یہ میرا شبہ ہو سکتا ہے۔ شبہ ہی ہے یہ تمہارا، ڈیڈی ایسا نہیں کر سکتے۔ ظفر کو اپنے موبائل کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ دانیال کی کال تھی۔ جی بھائی، تم کالج سے فوراً گھر پہنچ جاؤ۔ خیریت ہے بھائی جان؟ کہیں ماں کی طبیعت؟ یہ بات نہیں ہے، دانیال نے اس کی بات کاٹی۔ تم آؤ گے تو بتاؤں گا، میں آتا ہوں۔ ظفر نے فون بند کیا اور دوستوں سے معذرت کرتا ہوا تیزی سے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ ہنسی تیز رفتاری میں بائک چلا کر وہ گھر پہنچا۔ دانیال وردی پہنے ٹہلتے ہوئے اس کا منتظر تھا۔ میری ڈیوٹی کا وقت ابھی شروع نہیں ہوا لیکن DSP صاحب نے مجھے طلب کیا ہے۔ دراصل پڑوس کی عمارت میں کسی عورت کا قتل ہو گیا ہے، تمہیں اس لیے میں نے بلایا ہے کہ ماں کے پاس رہ سکو۔ کس کا قتل ہو گیا ہے؟ ظفر نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ ابھی مجھے تفصیل معلوم نہیں ہے، دانیال نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس وقت ظفر کے دل کی دھڑکنیں ہنسی تیز ہو چکی تھی۔